चलिए मेरे सभी प्यारे बच्चे, छात्र और छात्राएं, आज मैं आपके लिए सामान्य हिंदी का टॉपिक लेकर आया हूँ। और सामान्य हिंदी में भी वो टॉपिक लेकर आया हूँ जिसमें बच्चों को ज्यादातर कंफ्यूज रहता है, चीजें क्लियर नहीं होती। तो आज वो हम सब कंफ्यूज दूर करेंगे और हमेशा जो आगामी एग्जाम है उन्हें बिल्कुल बिना किसी टेंशन के हम एग्जाम में बैठेंगे और वहां क्वेश्चन हम बिना किसी टेंशन के सॉल्व करेंगे। तो आज का हमारा जो टॉपिक है वो है आपका सौरों का वर्गीकरण। सौरों का वर्गीकरण, ठीक है, और विषय है सामान्य हिंदी। तो सौरों का वर्गीकरण, पहले आप परिभाषा जान लीजिए। स्वर वे ध्वनियां हैं, स्वर वे ध्वनियां हैं जिनके उच्चारण में, याद रखना, उच्चारण में श्वास की रुकावट या अवरोध, मतलब जो हम जब बोलते हैं उन्हें, तो हमारा जो सांस है वो बिना किसी रुकावट के बाहर निकलता है, बिना किसी अवरोध के बाहर निकलता है, ठीक है, नहीं होता, तथा हवा बिना किसी रुकावट के मुंह से बाहर निकलती है। तो इनको तीन भागों में बांटा जा सकता है। एक बार फिर जान लीजिए, स्वर वे ध्वनियां हैं जब हम इन्हें बोलते हैं या बोलने के हम प्रयास करते हैं तो ये बिना किसी रुकावट के, बिना किसी अवरोध के हमारे मुंह से हवा के माध्यम से बाहर निकलती है। क्लियर है पॉइंट? तो इन्हें आपको दो भागों में बांटा गया है। नंबर एक, उच्चारण की मात्रा या अवधि के आधार पर। याद रखना, स्वरों को दो भागों में बांटा गया है। एक तो उच्चारण की मात्रा या अवधि के आधार पर, जैसे ह्रस्व स्वर, दीर्घ स्वर, पलुत स्वर, आगम स्वर। ये आपके उच्चारण की मात्रा के आधार पर हमने स्वरों को चार भागों में बांटा है: ह्रस्व स्वर, दीर्घ स्वर, पलुत स्वर और आगम स्वर। अब जान लीजिए ह्रस्व स्वर क्या है। ह्रस्व स्वर वो स्वर होता है जिन्हें बोलते समय बहुत ही कम समय लगता है और एक मात्रा का प्रयोग होता है। क्लियर? ह्रस्व स्वर वो स्वर है जिसे बोलते समय कम समय लगता है और एक मात्रा का प्रयोग होता है, जैसे ए, छोटी, छोटाऊ, रीरी। क्लियर? अब दीर्घ स्वर, दीर्घ स्वर वो स्वर होते हैं जिन्हें ह्रस्व स्वर से बोलने में अधिक समय लगता है। क्लियर? और दो मात्राओं का प्रयोग होता है। दीर्घ स्वर वे स्वर है जिन्हें बोलने में ह्रस्व स्वर से अधिक समय लगता है और दो मात्राओं का प्रयोग होता है, जैसे आ, बड़ी, बड़ऊ। इस तरह के जो है आपके, वो आपके दीर्घ स्वर है, दो मात्राओं वाले आपके दीर्घ स्वर है। क्लियर? तीसरा है पलुत स्वर। पलुत स्वर वे स्वर होते हैं जिन्हें बोलते समय दीर्घ स्वर से भी अधिक समय लगता है। पलुत स्वर वे स्वर होते हैं जिन्हें बोलते समय दीर्घ स्वर से भी अधिक समय लगता है। अगर दीर्घ स्वर में 1 सेकंड का समय लग रहा है तो पलुत स्वर में कहीं ना कहीं 2 सेकंड का समय लगेगा। और पलुत स्वर में 3 मात्राओं का प्रयोग होता है, जैसे ओम। ओम में 3 मात्रा है, तो यह आपका पलुत स्वर में आ जाएगा। क्लियर? और पलुत स्वर का प्रयोग हमेशा संस्कृत में ही किया जाता है। नेक्स्ट है आगम स्वर। आगम स्वर उन्हें कहा जाता है जो हिंदी में अन्य भाषाओं से ट्रांसलेट होकर आए, जैसे अंग्रेजी से शब्द, जैसे आपका स्टेशन है अंग्रेजी का शब्द है, डॉक्टर है अंग्रेजी का शब्द है,
तो ये आपके अन्य भाषाओं से हिंदी में ट्रांसलेट होके जो शब्द आए हैं वो आपके आगम शब्द कहलाते हैं। आगम मतलब आने वाले। क्लियर है यहां तक के पॉइंट? तो आइए बस इसे ही जानते हैं। दूसरा है आपका अनुनासिकता के आधार पर। अनुनासिकता के आधार पर स्वर दो प्रकार के होते हैं, अनुनासिक और निरानुनासिक। अनुनासिक मतलब जिनके नाक से आवाज निकलती है, नाक का प्रयोग होता है बोलते समय, और निरानुनासिक का मतलब है जिनका नाक से प्रयोग नहीं होता। तो यही आज का हमारा टॉपिक है जिसे हमें देखना है। तो आइए देखते हैं। आपका पहला है हमारा, पहला मतलब ये ह्रस्व स्वर। ये नंबर डाल देता हूं मैं, आपको याद रखना, 1 2 3 और ये 4। ठीक है। तो पहला है हमारा उच्चारण की मात्रा के आधार पर स्वर 3 प्रकार के होते हैं। कौन से? ह्रस्व, दीर्घ और पलुत। ये जो आगम स्वर है इसे हम इसमें काउंट नहीं करते क्योंकि ये बाद में जोड़ा गया है। तो आगम मतलब आने वाले, तो उसे हम अलग ही पढ़ते हैं। ठीक है। तो जैसे आपका ह्रस्व स्वर है, जिन स्वरों का पर एक मात्रा होती है, याद रखना, जिन स्वरों पर एक मात्रा होती है या उन्हें एक मात्रा में उच्चारित किया जाता है। क्या तो एक मात्रा होगी या उनका जो उच्चारण होगा उससे एक मात्रा में किया जाएगा, वह आपका ह्रस्व स्वर होगा। ह्रस्व स्वर में कौन कौन से जाएंगे? ए, छोटी, छोटा ऊ, रीरी आदि। ये आपका एक मात्रा है इन पे और ह्रस्व स्वर है। क्लियर? दूसरा नॉट है। रीरी का उच्चारण भी सामान्यतः री के रूप में होने लगा है, लेकिन लिपि में इसका प्रयोग प्रचलित है। मतलब वैसे नॉर्मली इसका प्रयोग री में होने लगा है, रीरी का, लेकिन लिपि में आज भी ये प्रचलित है। ठीक। नॉट नंबर 2, ह्रस्व स्वर उसे कहते हैं जिसके उच्चारण में कम समय लगे और एक मात्रा, जिसके उच्चारण में कम समय लगे और एक मात्रा हो, वह आपका ह्रस्व स्वर होगा। क्लियर है यहां तक के पॉइंट? जैसे आपका दीर्घ स्वर है, दूसरा नंबर 2 आपका दीर्घ स्वर है। तो इसमें क्या है? जिन स्वरों के उच्चारण में 2 मात्रा हो, याद रखना, 2 मात्रा हो, और ह्रस्व स्वर या एक मात्रा से अधिक समय लगे, क्योंकि आपको मैंने बताया था अभी कि ह्रस्व स्वर पर एक मात्रा का प्रयोग होगा, जैसे ए, छोटी, छोटा ऊ, इस तरह। तो याद रखना, ह्रस्व स्वर या एक मात्रा से अधिक समय लगे उसे दीर्घ स्वर कहते हैं। तो समझ गए? दीर्घ स्वर उसे कहा जाता है जिसके स्वरों के उच्चारण में 2 मात्राओं का प्रयोग होता है और ह्रस्व स्वर या एक मात्रा से बोलने में अधिक समय लगता हो, वह आपका दीर्घ स्वर होगा। जैसे आ, बड़ी, बड़ऊ, ए, आई, ओ, औ, अंग। तो बोलने में समय लग रहा नहीं? देखो, जैसे हमने बोला ए के बाद हमने बोला आ, तो ए से अधिक समय लगा आ बोलने में, तो आ आपका दीर्घ स्वर में जाएगा। क्लियर है यहां तक के पॉइंट? इसके बाद नेक्स्ट पॉइंट है हमारा, फिर यह है आपका प्लुत स्वर। तीसरा सी, प्लुत स्वर। प्लुत स्वर वह है जिनके उच्चारण में, याद रखना, जिनके उच्चारण में दीर्घ स्वर से भी अधिक समय लगता है, दीर्घ स्वर से भी अधिक समय लगता है। मतलब अगर उसमें 2 सेकंड का समय लगेगा तो इसमें कहीं ना कहीं 2.5 और 3 सेकंड का समय लगेगा बोलने में। और 3
तीन मात्रा होती है उसे ही पलुत स्वर कहा जाता है। याद रखना, पलुत स्वर उसे कहते हैं जिनके उच्चारण में दीर्घ स्वर से भी अधिक समय लगता है और इसमें तीन मात्राओं का प्रयोग होता है। क्लियर है? नोट है, पलुत स्वर का प्रयोग हमेशा, मैंने आपको लेक्चर जब शुरुआत करी जब भी बताया था कि हमेशा इसका प्रयोग संस्कृत में ही किया जाता है, हिंदी में पलुत स्वर का प्रयोग कभी नहीं किया जाता। जैसे ओम, ओम, ठीक है। तो ये आपका तीन मात्रा है, तीन मात्रा, एक तो ये है चंद्रबिंदी, एक छोटा ऊ, एक मात्रा, इसी तरीके से इसमें, तो इसका प्रयोग संस्कृत में होगा हमेशा और तीन मात्राओं में इसका प्रयोग होता है, तो होता है आपका पलुत स्वर। अब ये हमारा आगम स्वर, चौथा जो पॉइंट है हमारा, ऐसे स्वर जो अंग्रेजी के साथ साथ हिंदी में भी बोले जाते हैं। याद रखना, आगम का मतलब है आने वाले, दूसरी भाषाओं से हिंदी में आने वाले, बोले जाने वाले शब्द, वह होते हैं आपके आगम स्वर। और परिभाषा ऐसे स्वर जो अंग्रेजी के साथ साथ हिंदी में भी बोले जाते हैं, उन्हें आगम स्वर कहा जाता है। जैसे हॉस्टल, हॉस्टल हिंदी में भी है और अंग्रेजी का शब्द है, ठीक है। डॉक्टर अंग्रेजी का शब्द है लेकिन हिंदी में बोला जाता है। कॉपी, तो इस तरह के जितने भी शब्द होंगे वो आपके आगम स्वर होंगे, ठीक है। तो इन्हें कहते हैं आपके आगम स्वर। इसके बाद है हमारा अनुनासिकता के आधार पर स्वर दो प्रकार के होते हैं, अनुनासिक स्वर और निरानुनासिक स्वर। अनुनासिक स्वर देखिए क्या है, जब स्वर का उच्चारण करते समय या बोलते समय, मतलब जब हम स्वर का उच्चारण कर रहे हैं तब, या जब बोल रहे हैं तब, ठीक है, कुछ वायु मुख से, कुछ तो उच्चारण का करते समय अनुनासिक में क्या होगा, जो वायु होगी कुछ तो मुख से निकलेगी हमारे और कुछ वायु नाक से निकलेगी, तो दोनों का बराबर इस्तेमाल होगा, नाक का भी और मुंह का भी, तो उन्हें अनुनासिक कहा जाता है। कुछ नासिका, नासिका मतलब नाक से निकलती है, उन्हें अनुनासिक स्वर कहा जाता है। एक बार फिर समझ लीजिए, अनुनासिक स्वर वे होंगे जब हम उन्हें बोलते हैं तो बोलते समय कुछ उनकी वायु या ध्वनि हमारे मुख से निकलेगी और कुछ नाक से निकलेगी, तो इन्हें बोलते समय नाक और मुंह दोनों का बराबर प्रयोग होगा, वही आपके अनुनासिक स्वर होंगे। क्लियर है? नोट है, लिपि में अनुनासिकता की पहचान, याद रखना, लिपि में अनुनासिकता की पहचान के लिए स्वर के ऊपर चंद्र बिंदी, लिपि में लिखते समय अनुनासिकता जो स्वर है उसके ऊपर जब हम उसे लिखते हैं तो चंद्र बिंदी लगा देते हैं। जैसे जैसे हंसना, चंद्र बिंदी लगा दी हंसने में, चांद चंद्र बिंदी है, ऊंट चंद्र बिंदी है। लेकिन एक नया रूल रेगुलेशन आया है हिंदी में कि चंद्र बिंदी अगर ना लगी हो तो उसकी जगह अनुस्वर चिन्ह का भी प्रयोग किया जा सकता है। जैसे जहां वर्ण की शिरोरेखा के ऊपर मात्रा लगी होती है, जैसे शिरोरेखा ये है तो इसके ऊपर अगर मात्रा हो रही है, मात्रा जैसे ये है आपका, तो वर्णरेखा के ऊपर मात्रा लगी होती है, वहां चंद्र बिंदु की जगह है, मतलब इसकी जगह चंद्र बिंदी की जगह, चंद्र बिंदी की जगह अनुस्वर का चिन्ह लगा देते हैं। लगाना मान्य है। जैसे मैं, तो अनुस्वर ये लगा दिया, मैं ये लगा दिया,
चौकना ये लगा दिया तो ये आपका अनुस्वर होगा। तब चंद्र बिंदी के स्थान पे आप अनुस्वर का भी प्रयोग कर सकते हैं। यही आपका अनुनासिक स्वर होते हैं। दूसरा है हमारा निरानुनासिक स्वर। क्या है? अब ये है हमारा निरानुनासिक। लास्ट पॉइंट बचता है निरानुनासिक का, ये भी समझ लीजिए। निरानुनासिक वो शब्द होगा, वो स्वर होगा जो केवल उसकी ध्वनि, उसकी वायु सिर्फ और सिर्फ मुख से ही निकलती है, वो आपका निरानुनासिक होगा। देख ले, जब स्वर का उच्चारण करते समय वायु केवल मुख से, याद रखना, वायु केवल मुख से निकलती है, नाक का प्रयोग नहीं होता, तो इसमें वायु केवल मुख से निकलेगी निरानुनासिक में, वह निरानुनासिक। इसका दूसरा नाम है मौखिक स्वर। निरानुनासिक को ही मौखिक स्वर के नाम से भी जाना जाता है, ठीक है, कहलाता है। उदाहरण के लिए ऐसे अनार से लेकर, ऐसे लेकर औ तक, याद रखना, ए आ छोटी बड़ी छोटाओ बड़ाओ, ए आई ओ औ तक सभी स्वर निरानुनासिक है या होते हैं। क्लियर है? ऐसे अनार से लेकर औ तक, औ से औरत तक जितने भी स्वर है इस बीच में, वो आपके सभी निरानुनासिक होंगे। क्लियर है? और निरानुनासिक वो शब्द होते हैं जिन्हें बोलते समय या जिनकी ध्वनि सिर्फ और सिर्फ मुख से ही निकलती है, नाक या किसी अन्य चीज का प्रयोग नहीं किया जाता, इसीलिए इन्हें मौखिक स्वर भी कहा जाता है। क्लियर? ये था आज का हमारा टॉपिक। हमने इसमें 6 चीजें कवर करी है आज के स्वर का वर्गीकरण में। हर्ष स्वर हो गया, दीर्घ स्वर हो गया, पलुत स्वर हो गया, आगम स्वर हो गया। अनुनासिकता के आधार पर 2 प्रकार के होते हैं, अनुनासिक और निरानुनासिक। तो ये आज हमने इसमें 6 चीजें जानी, 6 बातें जानी या 6 टॉपिक जाने, ठीक है, क्योंकि विषय हमारा हिंदी है। तो ये मुझे आज पूरी उम्मीद है कि सब बच्चों का आज के बाद इसमें कुछ भी कंफ्यूजन नहीं रहेगा। और अगर कुछ कंफ्यूजन आपको क्लास में रहता है या क्लास के बाद भी रहता है, तो आप सब लोगों का वेलकम है। आप हमें कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताएं, आपकी समस्या हम एक एक करके समाधान करेंगे। आप सभी छात्र और छात्राओं का हमारी क्लास में वेलकम है। और अगर आप हमारे YouTube चैनल पर नए हैं तो प्रतिदिन 3 क्लास लेने के लिए आप इसे सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बेल आइकन को प्रेस कर लीजिएगा, ताकि आपको जल्दी से जल्दी नोटिफिकेशन मिले, सबसे पहले नोटिफिकेशन मिले। और अगर पुराने हैं तो आप मेहनत के साथ और कंटिन्यूटी के साथ आगे बढ़े, और जो भी आपकी समस्या है वो आप हमें कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताएं। चलिए मिलते हैं आपसे नेक्स्ट क्लास में। तब तक आप अच्छी तरीके से आगामी जो परीक्षा है जिनमें हिंदी के क्वेश्चन 20 क्वेश्चन रहते हैं, उनके लिए अच्छी तरीके से आप इसकी तैयारी करें, ताकि आपको कोई भी दिक्कत एग्जाम में न आए। चलिए, थैंक यू।